द टॉर्क ऑफ फोर्स माइनस 6 आई कैप एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इज इक्वल टू 4 जे कैप अबाउट द ओरिजिन विल बी। ओरिजिन के अबाउट टॉर्क पूछ रहे हैं, तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है टाउ, वो होता है आपका आर क्रॉस एफ। और ओरिजिन के अबाउट ही पूछ रहे हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही दिया है आपको 4 जे कैप। ठीक, तो आर जो है वो है आपका 4 जे कैप, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है माइनस 6 आई कैप के साथ। तो माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया और ये बन गया 6 आई कैप। ठीक, तो माइनस अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 6 आई क्रॉस 4 जे। ए क्रॉस बी, जो माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक, और आई क्रॉस जे होता है के कैप, तो ये आपका आ जाएगा 24 के कैप। तो टॉर्क जो आया वो आपका आया 24 के कैप। सो योर आंसर इज बी पार्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट ए पॉइंट 3,0,0 और उसका मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा गया है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क पूछा गया है किस पॉइंट के अबाउट, 0,2,0 के अबाउट। ठीक है, तो आराम समझना है। पहले निकालते हैं फोर्स। फोर्स जो है, फोर्स वेक्टर जो है वो 20 न्यूटन है और एक्स डायरेक्शन में है, तो ये लिखेंगे आई कैप। ठीक, और जो पोजीशन वेक्टर होगा फोर्स का, तो वो पॉइंट, इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो ये बनेगा फाइनल पॉइंट, ये बनेगा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है आपका 3, कहाँ से है, तो वो है 0,2,0 से है, कहाँ तक है 3,0,0 तक। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3 माइनस 0 तो ये हो गया 3 आई कैप, 0 माइनस टू जे कैप, और 0 माइनस 0 तो 0 के कैप, तो उसको मैं नहीं लिखता हूँ। तो ये पोजीशन वेक्टर। अब आपसे पूछा गया है टॉर्क, तो टॉर्क क्या बनेगा, आर क्रॉस एफ। तो जरा आर क्रॉस एफ करते हैं, तो ये आपका आ रहा है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, और इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है 20 आई कैप के साथ। अगर ये वेक्टर्स बड़े बड़े होते, तीन दोनों वेक्टर्स में आई कैप जे कैप के कैप होता, तो हम डेफिनेटली डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करते। अभी ये छोटा है तो उसको सिंपल कर लेते हैं। तो ये जो 3 आई कैप है उसका 20 आई कैप के साथ करेंगे, तो आई क्रॉस आई तो 0 होता है, ए क्रॉस ए 0 होता है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो पहला वाला तो हो गया 0। अब दूसरा होता है माइनस 2 जे क्रॉस 20 आई, तो ये माइनस अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 20 आई कैप क्रॉस 2 जे कैप, ये माइनस कंज्यूम कर लिया, तो 22 जो 40 और आई क्रॉस जे होता है के कैप। तो आपका जो आंसर आया वो आया 40 के कैप। और अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा कितना मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि आंसर में कहीं आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, सारे आंसर मैग्नीट्यूड में है, तो इसका आंसर बनेगा आपका 40 न्यूटन इंटू मीटर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। द टॉर्क ऑफ फोर्स, फोर्स आपको दिया है एक्टिंग एट ए पॉइंट, पॉइंट भी दिया है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, बहुत सिंपल है। आर वेक्टर भी दिया है आपको, ओरिजिन के अबाउट ही आर वेक्टर होता है, और फोर्स का वेक्टर भी दिया है, और आपको आर क्रॉस एफ करना है। अब इस क्वेश्चन में आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है, फोर्स में भी आई कैप जे कैप के कैप है, तो इसको हम कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट बना के। ठीक, तो ये हमें को लिखना है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, सॉरी आर क्रॉस एफ। तो हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं अब इसका। डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। पहले किसके वेक्टर्स डाले जाते हैं, पहले आर के वेक्टर्स डाले जाएंगे। तो आर जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 7, 3 और 1। फिर एफ के डाले जाएंगे, एफ के हैं -3, 1 और 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, उसके साथ एक ब्रैकेट छोड़ दिया, फिर लिखेंगे माइनस जे कैप, फिर उसके साथ एक ब्रैकेट छोड़ दिया, फिर लिखेंगे प्लस के कैप, और उसके साथ भी हमने एक ब्रैकेट छोड़ दिया। अब आई कैप के साथ क्या जाएगा, तो आई की आपको रो नहीं देखनी है, आई का कॉलम नहीं देखना है, ये 4 लेटर्स देखने हैं। तो टॉप लेफ्ट से शुरू करते हैं। 3 5 जा 15 माइनस 1 1 जा 1, तो ये आपका बन गया 15 माइनस 1 मतलब 14। इसी तरह से जे कैप का जब देखेंगे तो जे की रो नहीं देखेंगे, जे का कॉलम नहीं देखेंगे, ये 4 लेटर्स देखेंगे हम। ठीक है, 4 नंबर्स ये देखेंगे। तो 7 5 जा 35 माइनस ऑफ -3 इंटू 1 -3, तो ये आपका आ रहा है 35 माइनस ऑफ -3, तो ये आ जाएगा +3। उसके बाद आया आपका के कैप, तो कॉलम रो नहीं देखनी है, कॉलम नहीं देखना है। 7 1 जा 7 माइनस ऑफ -9, तो ये आपका है 7 + 9। तो क्या आपका आंसर बनने वाला, तो ये आने वाला 14 के साथ तो आई कैप
माइनस 38 जे कैप और प्लस 16 के कैप. So your answer is A part. The torque of force minus 2i cap plus 2j cap plus 3k cap acting at a point का पोजीशन वेक्टर भी दिया है और टॉर्क और फोर्स भी दिया है. तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने वेक्टर्स को r क्रॉस f लिखा, फिर हमने डिटरमिनेंट बनाया और सॉल्व कर लिया, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो. A door 1.6 meter wide requires a force of 1 Newton to be applied at the free end to open or close it. ठीक है, एक डोर है, उसकी विड्थ दी है 1.6 मीटर और 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है अगर आप चाहो उसको खोलना या बंद करना. ठीक, तो 1 न्यूटन के फोर्स से इतना टॉर्क क्रिएट हो जाएगा कि वो डोर बंद या खुल सकती है. तो अगर हम डोर बनाए तो इस तरह की सिचुएशन रही होगी. ये मान लिया डोर है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये घूमेगी डोर और यहाँ पे फ्री एंड पे हमने ऐसे फोर्स लगाया होगा, अंदर की तरफ एफ फोर्स लगाया है और उसकी जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो इसकी विड्थ के बराबर हो जाएगी. ठीक, तो विड्थ कितनी है? विड्थ है 1.6 मीटर और फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है आपको? 1 न्यूटन. तो कितना टॉर्क चाहिए इसको खोलने या बंद करने के लिए? वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स है आपका 1 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.6, तो आपको 1.6 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क चाहिए उसको खोलने या बंद करने के लिए. क्लियर? अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अगर फोर्स हम 0.4 मीटर डिस्टेंस पे लगाएं हिंज से तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो अब आप चाहते हो 1.6 की जगह अब आप चाहते हो 0.4 मीटर डिस्टेंस पे फोर्स लगाना चाहते हो. कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इस फोर्स का भी टॉर्क वही टॉर्क हो जाए जितना कि पुराना टॉर्क था. अब जो टॉर्क होगा नया वो होगा एफ डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.4 और ये टॉर्क ओल्ड टॉर्क के बराबर होना चाहिए तभी वो खुलेगा या बंद होगा. और पुराना टॉर्क कितना था? 1.6 न्यूटन इंटू मीटर. तो यहाँ से जो एफ डैश की वैल्यू आ रही है वो आपकी 4 न्यूटन आ रही है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली आपने 1/4 कर दी, 1.6 से 0.4 कर दी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपने 1/4 कर दी तो फोर्स को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा तभी आपको सेम टॉर्क मिलेगा. सो योर आंसर इज डी पार्ट. डी पार्ट आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से. ए फ्लाई व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg इंटू मीटर स्क्वायर is rotated at a speed of 30 radian per second. A tangential force at rim stops the wheel in 15 second. एवरेज टॉर्क पूछ रहे हैं, उस फोर्स का एवरेज टॉर्क, एवरेज रिटार्डिंग टॉर्क कितना रहा होगा. ठीक, तो आराम समझना. उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आपको आई, आपको ओमेगा दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा. और कितनी देर में रोक देना है तो वो टाइम भी आपको पता है. और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी तो टॉर्क होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी या डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, यही तो क्या होगा आपका टॉर्क. तो ये आपका जो आंसर बना वो आपका बना आई ओमेगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम. समझिए, फाइनल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 क्योंकि रुक गया है. माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो वो आई ओमेगा, आई है आपका 2 और ओमेगा है 30 अपॉन टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा आपका 15 सेकेंड. तो ये आपका टॉर्क जो आया वो आया -4 न्यूटन इंटू मीटर. ये टॉर्क आया. माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये रिटार्डिंग टॉर्क है, ये उसकी स्पीड बढ़ा नहीं रहा है, उसके एंगुलर मोमेंटम को कम कर रहा है, उसके एंगुलर वेलोसिटी को कम कर रहा है. ठीक, a mass of 10 kg connected at the end of a rod of negligible mass is rotating in a circle of radius 30 centimeter with an angular velocity of 10 radian per second. एक 10 kg का मास है और निग्लिजिबल मास की रॉड के एंड से कनेक्ट है और उसको एक सर्कल में घुमाया जा रहा है. कितना सर्कल का रेडियस है? 30 सेंटीमीटर और एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकेंड. अगर मास को हम 10 सेकेंड में रोक दे रहे हैं ब्रेक लगा के तो टॉर्क पूछ रहे हैं इसमें, तो ये भी वही क्वेश्चन है. ठीक, तो अगर m मास का पार्टिकल r की रेडियस में घूमे जा रहा है ओमेगा से तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एम आर स्क्वायर, तो हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा और ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा. फाइनल कितना एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा? 0 क्योंकि रोक देना है. और कितनी देर में ये खेल खेल दिया आपने, कितनी देर में इसको रोक दिया? तो वो दिया 10 सेकेंड.
तो जो टॉर्क आएगा, टॉर्क डिफाइंड ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। सारी वैल्यू डालनी है, सॉल्व कर लेना। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क आएगा ये रिटार्डिंग टॉर्क है, इसका नेचर जो है वो रिटार्डेशन का है। A disk is rotating with an angular velocity omega. A force acts at the point whose position vector with respect to the axis of rotation is r. Axis of rotation से उसका जो position vector है वो r है। The par associated with the torque, par पूछ रहे हैं उस मोमेंट पे par। तो बहुत ही सिंपल है, रोटेशन के केस में par का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ डॉट ओमेगा, और टाउ जो होगा वो बनेगा r क्रॉस एफ डॉट ओमेगा। तो ये बनेगा पार का फॉर्मूला। तो आर क्रॉस एफ डॉट ओमेगा देख लो कौन सा आंसर बनेगा। तो ये आपका आंसर बन रहा है ए पार्ट। ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस तरह से डिफाइंड है? ठीक, मोमेंट ऑफ मोमेंटम बिल्कुल सही है। एंगुलर मोमेंटम जैसे टॉर्क होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को हम क्या लिखते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, और लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? आर क्रॉस एफ। बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखेंगे? आर क्रॉस पी। पहला वाला है मोमेंट ऑफ फोर्स, पहला वाला है मोमेंट ऑफ फोर्स, यह है टॉर्क। दूसरा वाला है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। बाकी अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें, अगर कोई चीज़ बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको ये बार आई ओमेगा से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही तो आई ओमेगा, और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी। तो ये भी सही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जरा देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी गलत है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी, तो ये गलत है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ठीक लिखा है, लेकिन ये वेलोसिटी लिखा है तो इसको हम लीनियर वेलोसिटी मानेंगे, तो ये भी गलत है। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोशन, इसका कोई सेंस नहीं है, ये मतलब इसका कोई मतलब नहीं बना कि मोमेंट ऑफ एंगुलर मोशन मतलब कौन सी क्वांटिटी का मोमेंट। ठीक है, कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी होनी चाहिए। तो बेहतर आंसर, सबसे बढ़िया आंसर इसमें क्या है? ए पार्ट। एक यूनिट मास है, उसका आर वेक्टर दिया, उसकी वेलोसिटी वेक्टर दिया, उसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? तो वो था आर क्रॉस पी, और पी को क्या लिखोगे? एम इंटू वी। तो m तो यूनिट मास है, चलो उसको बाहर भी लिख सकते हैं हम। तो ये आपका आ गया r क्रॉस v। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता ही है, r वेक्टर आपको दिया, v वेक्टर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता ही होगा। और मास जो है वो 1 kg है, सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। If the earth is a point mass of 6 into 10 to the power 24 kg revolving around the sun at a distance of 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर, और टाइम आपको कितना दिया है? टाइम पीरियड आपको पूरा दिया। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ढंग से समझना है, अगर कोई पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पॉइंट मास है एम, ये वी की स्पीड से आर की रेडियस में घूमे जा रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा सेंटर के अबाउट, वो होता है एम वी आर। ठीक, वो क्या होता है? एम वी आर। ठीक, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आई ओमेगा का ही फॉर्मूला है। आई जो होगा वो एम आर स्क्वायर होगा, और ये ओमेगा, और एक ओमेगा और एक आर मिलके वी बन जाएगा। तो क्या आंसर बना? एम वी आर। ठीक है, तो मास कितना दिया है? तो मास है 6 इंटू 10 की पावर 24। वेलोसिटी नहीं दिया आपको, डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस दी है, और टाइम पीरियड दिया है। तो टाइम पीरियड को कैसे सेटल करेंगे वो समझिए। टाइम पीरियड जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ से अगर आपको v निकालना होगा तो ये बनेगा 2 पाई आर अपॉन टी। तो v की जगह हम लिख दे रहे हैं, पहले फॉर्मूला बना देते हैं, वैल्यू तो बाद में भी पुट हो जाएंगी। एम वी तो ये हो ही गया, v नहीं दिया तो v की जगह क्या लिखोगे आप? 2 पाई आर अपॉन टी और इनटू आर। तो ये आपका जो आंसर आया वो आपका आया m इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी। सारी वैल्यू आपको दी है, सारी वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो, और आपको अर्थ का सन के अबाउट घूमने की वजह से जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन में अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से क्या एंगुलर मोमेंटम है वो आपको नहीं दिया गया है, ना वो आपसे पूछा गया है, क्योंकि अर्थ को क्या मान के चलना है आपने? एक पॉइंट मास। क्लियर? ए पार्टिकल विद ए पोजीशन वेक्टर r हैज ए लीनियर मोमेंटम p।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ठीक, ये आर बोल्ड से बनाया है और पी भी बोल्ड से बनाया तो ये वेक्टर्स हुए, और एल भी बोल्ड से बनाया तो ये भी वेक्टर हुआ। तो कनेक्शन ये होता है कि जो एल होता है वो आपका होता है आर क्रॉस पी। ठीक, अब समझिए जरा इसमें, अगर मैं एल की डायरेक्शन के बारे में पूछूं तो एल की जो डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट करके जो डायरेक्शन आती है वो जिन दो वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया उन दोनों के ही परपेंडिकुलर आती है। ठीक है, उन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर। एल जो है वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा, पी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तब आता है जब आर और पी आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो ए क्रॉस बी अगर आपसे कहा जाए तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर, तो जरा एक एक करके समझते हैं। एल जो है क्या पी के अलोंग एक्ट कर रहा है, बिल्कुल गलत। एल जो है पी और आर दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एल इज मैक्सिमम व्हेन पी एंड आर इज पैरेलल। बताओ, जब आर और पी पैरेलल होंगे तब एल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आर क्रॉस पी करने पे आर पी साइन थीटा बनेगा, और साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब जब लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो योर आंसर इज डी पार्ट। बाई कीपिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कांस्टेंट रखना है। इफ वी डबल द टाइम पीरियड अगर हम डबल करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो आपने कुछ करना नहीं है, और टाइम पीरियड अगर आप डबल करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड अगर आपने डबल किया तो एंगुलर वेलोसिटी आधी हो जाएगी। चाहो तो समझ भी सकते हो, ये हो गया आई, और ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से बात एकदम साफ है, अगर आप टाइम पीरियड को करोगे डबल तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका आधा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। इफ टॉर्क इज जीरो, अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इक्वेशन ही है, टॉर्क जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl/dt, और अगर टॉर्क आपका जीरो हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का कोई रेट ऑफ चेंज है ही नहीं, बदल ही नहीं रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, कांस्टेंट। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा, एक ही बात है अभी यहाँ पे। ठीक, कांस्टेंट टर्म ज़्यादा बेहतर है, कंजर्व एनर्जी होती है और मोमेंटम कांस्टेंट होता है। कंजर्वेशन और कांस्टेंट होने में कुछ खास बातें हैं, जैसे मान लिया कोलिजन हुआ, दो पार्टिकल्स का आपस में कोलिजन हुआ, ढंग से समझना, कोलिजन हुआ है, इलास्टिक कोलिजन है मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। कंजर्व होने का मतलब ये हुआ कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में दोनों वैल्यू सेम होंगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होगी, वो उसका कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। ये जो इलास्टिक बॉल्स हैं ये डिस्टॉर्ट हुई होंगी, तो ड्यूरिंग कोलिजन वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी जो कि इनिशियल वैल्यू थी। कंजर्व हम तब कहते हैं जब इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होती है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग प्रोसेस वो वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन कांस्टेंट हम तब कहते हैं जब उसकी वैल्यू बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के किसी भी मोमेंट पे वैल्यू अगर सेम रहती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो कोलिजन में अगर कोलिजन दो बॉडीज का कोलिजन हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम तो होता है कांस्टेंट, लेकिन इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है कंजर्व्ड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती ही होती है। ठीक, तो यहाँ बेहतर आंसर जो होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। बट क्या ना, ट्रेंड में है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम कंजर्व वाला टर्म यूज करते रहते हैं, जबकि वहां पे बेहतर और सही टेक्निकली करेक्ट टर्म क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तभी टोटल एंगुलर मोमेंटम बॉडी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इसमें सही टर्म यूज किया गया है कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी चेंजेस फ्रॉम a0 टू 4a0। कितना चेंज हो गया, a0 से 4a0 4 मिनट में। तो टॉर्क पूछ रहे हैं, तो टॉर्क डिफाइंड ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम
माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अपॉन जो भी टाइम लग रहा है उसमें। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम था 4a0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था a0 और टाइम कितना लगा 4 मिनट। तो ये आपका आ गया 3a0/4, ये होगा टॉर्क ए पार्ट। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स 1/n ऑफ इट्स प्रेजेंट डे वैल्यू, अभी जो अर्थ की रेडियस है उसका 1/n हो गई है, ठीक। द लेंथ ऑफ द डे विल बी अप्रोक्सीमेटली, लेंथ ऑफ द डे कितनी होगी, तो ये मान के चल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहा है उसका, ठीक। जरा समझना, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, ठीक। ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t, तो एंगुलर मोमेंटम बन गया आई इंटू 2π/t, ये एल है। और अगर वो कांस्टेंट है तो इसका सीधा सा मतलब है, और आई की वैल्यू भी डाल देते हैं, आई जो होगा वो हो जाएगा, अर्थ जो है वो सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगी तो अर्थ का हो जाएगा 2/5 mr² इंटू 2π, ये हो गया आई, और ओमेगा की जगह डालेंगे 2π/t। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, रेडियस और टाइम पीरियड का खेल चल रहा है, तो r² का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हुआ, r² का जो रेशियो है वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब r² इज प्रोपोर्शनल टू t। तो पहली रेडियस r² है और दूसरी रेडियस r/n का स्क्वायर है। तो पहला टाइम पीरियड 24 घंटे है और दूसरा टाइम पीरियड आपको निकालना है, मैं t' कह देता हूँ इसको। तो जो नया t' आपका आने वाला है वो आने वाला है 24/n², r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, आवर्स। इतना टाइम पीरियड जो है वो नए डे की जो लेंथ होगी, टाइम पीरियड जो होगा वो इतना हो जाएगा 24/n², बी पार्ट। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about an axis with an angular velocity ω0, ठीक है। एक रिंग है, आराम समझना, एक रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये अपने सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमे जा रही है, ठीक। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली ऑन द रिंग। अब क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स थे जिनका मास स्मॉल m था, उनको हमने बहुत ही आराम से रिंग पे अटैच कर दिया। तो नई एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो इसमें लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा उसी के बराबर फाइनल भी आना चाहिए। तो इनिशियल कितना होगा, तो इनिशियल होगा आई ओमेगा, I1 ω1, वही किसके बराबर होगा आपका I2 ω2। I1 सिर्फ रिंग घूम रही तो I1 होगा mr², और ω1 तो था आपका ओमेगा। अब I2 कितना हो जाएगा, तो रिंग का भी होगा, दोनों मासेस का भी होगा, तो रिंग का होगा mr² और मासेस का हो जाएगा, ये जो स्मॉल m मास है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे, तो इसका स्मॉल mr², और ये भी स्मॉल m मास है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे, तो इसका भी स्मॉल mr²। तो इनका रिंग का हो गया टोटल 2 mr², और इंटू ω2 आपको निकालना है। तो r² कॉमन लेके r² से कैंसिल आउट, तो ये जो ω2 आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है कैपिटल M इंटू ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ए डिस्क ऑफ मास 2 kg and radius 0.2 meter is rotating with an angular velocity of 3 radian per second. What is the angular velocity if a mass of 0.2 kg is put on the periphery of the disk? सेम क्वेश्चन, जो obvious वाला था, ऊपर वाला था, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ। उसमें रिंग घूम रही थी, यहाँ पे क्या घूम रही है, डिस्क। तो इसको हम जनरल तरीके से कर लेते हैं। मान लिया कैपिटल M मास है, रेडियस कैपिटल R है, और शुरुआत में घूम रही है ये ω0 से, और फिर आपने क्या किया, इसकी रिम पे एक स्मॉल m मास रख दिया और नई एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो कंसेप्ट वही लगेगा, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो I1 कितना है, तो डिस्क का होता है mr²/2 इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ω0। I2 कितना हो जाएगा, तो डिस्क का तो वही रहेगा mr²/2, लेकिन उसकी रिम पे एक स्मॉल m मास भी रख दिया, तो स्मॉल m का भी हो जाएगा mr², पॉइंट मास है वो, इंटू ω2, ये ω2 आपको फाइंड करना है। तो इसमें भी क्या होगा, r² और r² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये जो ω2 आपका आ रहा है, अगर हम 2 LCM लेके भी कैंसिल कर लें तो ये आपका आएगा कैपिटल M ω0 अपॉन कैपिटल M प्लस 2m,
2 एलसीएम लेके मैंने कैंसिल आउट कर लिया। ठीक, सारी वैल्यू डालोगे आप इसमें, आपको सबकी वैल्यू पता है आपको। रेडियस का इसमें कोई काम नहीं है, जो रेडियस 0.2 मीटर दिया है ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। सारी वैल्यू डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। Circular disk of mass 2 kg and radius 1 meter is rotating about an axis perpendicular to its plane, passing through its center with an rotational kinetic energy of 8 जूल। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे वो समझना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें आई से ऊपर मल्टीप्लाई और आई से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2i। इतना ठीक है। अभी आई ओमेगा जो है वो खुद क्या है, वो खुद एंगुलर मोमेंटम है, तो ये बन गया एल स्क्वायर बाई 2i। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए आपके पास क्या क्या है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, बिल्कुल है। एंगुलर मोमेंटम तो आपको फाइंड ही करना है, तो ये तो फाइंड ही करना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। डिस्क है, तो डिस्क का अपने प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर्स वाली एक्सिस के आउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एम कितना है 2 kg और रेडियस है 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई 1। तो वैल्यू डाल देते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी 8 जूल इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2, आई खुद क्या बन गया 1, तो ये एल स्क्वायर बन गया 16, तो एल जो आ गया वो आ गया 4, तो इसका आंसर क्या बनेगा 4 यूनिट्स, 4 जूल इंटू सेकेंड।